चलो सुन लो, थोड़ी देर पढ़ लो, है ना। बातें तो कर ली बातें, अब पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, है ना। चलो आगे देखें बेटा, वेदर और क्लाइमेट अच्छे समझ में आ गया, दोनों की स्टडी समझ में आ गई। अब जो समझने वाली चीज है और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो क्या है आपका एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर को अगर आप हिंदी में कहें तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, वायुमंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि पृथ्वी कहाँ है और क्यों है, कैसे बनी है। ठीक है, 2 मिनट का इसका इंट्रोडक्शन है, वो अपन देख लें। जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि पृथ्वी जो थी वो पहले टुकड़े टुकड़े थी। ठीक है, फिर पृथ्वी के अंदर जो है मैग्नेटिक पावर्स है या नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर है, उसकी वजह से जो अलग अलग वहां पर टुकड़े थे वो सारे आपस में क्या हुए, जुड़ गए। ठीक है, और उस जुड़ाव की वजह से कई जगह पर गड्ढे बने, कई जगह पर जो है पहाड़ बने, ऐसा कहा जाता है। और इसकी वजह से हमारी पृथ्वी को हमने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 3 भाग। ठीक है, एक तो हम बात कर ले, ये तो क्या हो गए अपने पहाड़ों। ठीक है, ऐसे नहीं होते पर ऐसे बुला रहे हैं। ठीक है, दूसरे जो है बेटा इसके अंदर जो है वो कई जगह पर गड्ढे बने, तो वहां क्या बन गए, पानी भर गया, तालाब बन गए, नदी बन गई, हमारे समुद्र बन गए। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो पृथ्वी का एक जनरल डायग्राम आ गया। अब हमने कहा कि पृथ्वी को बड़े बड़े भाग में आप विभाजित कर दो, तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके अंदर 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? 3। एक तो आ गया पहाड़, ठीक है, एक क्या आ गया, पानी आ गया, और तीसरा हवा। हाँ, जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो क्या है हमारा हवा। अगर पहाड़ की बात करें तो पहाड़ किससे बना है बेटा? हाँ, चट्टानों से, पत्थरों से, उससे बना है। मिट्टी किससे बनी है? तो हम कहेंगे वही चट्टानों से बनी है, पेरेंट मटेरियल से। तो बात तो एक ही होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो हवा वाला भाग है, जहां पर पूरी हवा से कवर्ड है, इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? या फिर आप हिंदी में कहना चाहे तो आप इसको क्या कह देंगे? वायुमंडल कह देंगे। ठीक है, दूसरा कहा जिस जगह पहाड़ है, मतलब हमारे पत्थर या फिर जो भी आपकी चट्टाने हैं, उससे बनने वाली मिट्टी है या उससे बनने वाला पहाड़ है, उसको हमने क्या कहा बेटा? लिथोस्फियर कहा। क्या कहा? ठीक है, लिथोस्फियर को हम क्या कहेंगे? स्थल मंडल। क्या कहेंगे? स्थल मंडल। ठीक है, मतलब जहां पर जमीन है। तीसरा क्या है बेटा? जहां पर पानी है, जहां पर जल है। ठीक है, इसको क्या कहा हमने? हाइड्रोस्फियर। क्या कहा? हाइड्रोस्फियर, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? जलमंडल। तो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, उसके 3 मेन पार्ट है। एक हवा, एक हमारे पहाड़ या पर्वत या मिट्टी, और तीसरा जल। ठीक है, ये 3 चीजें मिलाकर हमारी पृथ्वी जो है वो मुख्य रूप से बनी हुई है। समझ में आई बात? ठीक है, और हमारे जो मानव है उनका शरीर कितनी चीजों से बना है? 5 चीजों से। ठीक है, हम कहते हैं ना पंचभूत, मतलब 5 चीजों से मिलकर बना हुआ। ये तो 3 आ गई, इसके साथ और कौन सी आ गई? ठीक है, एक आ गई अग्नि, और इसके अलावा और हवा आ गई ना उसमें, वायुमंडल में। 5वां क्या गायब है क्या सब में? कहाँ गुम गए? तापमान। तो याद आ जाए तो मुझे बता देना। आकाश। सही है। ठीक है, इन 5 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो 3 चीजें हैं, इन सभी का जो भी फर्क पड़ेगा या इनके बदलाव में जो भी उससे होने वाला प्रभाव है, हम पर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसीलिए हम तीनों की स्टडी करते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर की, इसकी आप स्टडी कर लोगे बेटा सॉइल साइंस में।
ठीक है। हाइड्रोस्फीयर है तो इसको आप इरिगेशन वगैरह के अंदर पढ़ लोगे। बच कौन सा गया हमारा, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, वो हमें अब पढ़ना है। ठीक है, तो वायुमंडल का समझ में आ गया क्या है। वायुमंडल हमारी धरती के ऊपर हवा का एक पूरा आवरण, या फिर हम कहे कवच है पूरा एक तरह से। तो हम यहां पर अगर डेफिनेशन देखना चाहे कि क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर, तो हम कहेंगे ये क्या है, अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, मतलब गैसों का बना हुआ एक क्या है, आवरण है। तो हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, धरातल से ऊपर उपस्थित गैसीय आवरण। क्या है बेटा, ये गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को ढके रहता है, नहीं ढके रहता बेटा, ढक कर रखता है। ठीक है, एक गैसीय आवरण है जो अर्थ के चारों तरफ रहेगा और इसके साथ साथ काम क्या करता है, जिसके द्वारा हमारी इस धरती पर जीवन संभव है। क्या है बेटा, इससे जीवन संभव है, उसे क्या कहा जाएगा, एटमॉस्फेयर कहा जाएगा। ठीक है, इसको आप ब्रेक करके देखना चाहो तो भी देख सकते हो। वायुमंडल मतलब वायु का एक मंडल। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर को भी कहे तो इसके अंदर एक है एटमॉस। एटमॉस का मतलब होता है एयर और स्फीयर का मतलब होता है गोला। ठीक है, तो एक ऐसा गोला जिसमें क्या है, हवा भरी है। ठीक है, एक गुब्बारा मान सकते हो। बस वो हमारी अर्थ के चारों तरफ है, मतलब धरती से ऊपर जो है वो पूरा है, और उसकी वजह से धरती पर जीवन संभव है। अगर ये आवरण नहीं हो तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा उसकी बात करेंगे। पहला तो ऑक्सीजन, इंसान को सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या करेगा, हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, यही बात है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो सॉइल में, वो तो सॉइल की बात तो पहले जिंदा तो रहना पड़ेगा ना, उसके लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। अब तुम बिना ऑक्सीजन के ढूंढ रहे हो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाए तो क्या मतलब है, कोई है ही नहीं, किसके लिए करोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन कहां पर है, एटमॉस्फेयर में ही है कि नहीं है ना। चलो दूसरी बात करें बेटा यहां पर कि हमारा जो वायुमंडल है इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी हाइट तक ये फैला हुआ है। तो हमारी ये जो जमीन दिख रही है ना, जमीन नीचे देखो जमीन है, चली तो नहीं गई। ठीक है, इस जमीन से लेकर कितना ऊपर, तो हम कहेंगे 1600 किलोमीटर। कितना बेटा, 1600 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, नीचे तक नहीं, ऊपर तक जो है हमारा वायुमंडल या एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपके लेवल पर पूछा हुआ है बेटा। ऑप्शन क्या दिए थे एक बार सुन लो। पहला हमारा ऑप्शन दिया उन्होंने 1600 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 160 किलोमीटर, तीसरा दे दिया 1600 किलोमीटर और चौथा दे दिया 16,000 किलोमीटर। चलो आंसर क्या है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, अभी तो याद आ गया सर, ये हमारा आंसर 1600 किलोमीटर है ना। क्यों, तुम 16,000 समझ रहे थे क्या, या 1600 मीटर समझ रहे थे। अरे बेटा इसको अच्छे से याद रखना, इसको मत भूलना। एग्जाम में यही जो है एग्जामिनर फायदा उठा लेता है। ठीक है, एग्जामिनर को पता है कि बच्चा 1600 रट के आया है, किलोमीटर है कि मीटर है सेंटीमीटर है उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही 1600 लिखा हो तो हम आंख बीच के 1600 को टिक कर देते हैं, बाद में सोचते नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा यूनिट जरूर चेक करोगे। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जेट के अंदर और यही ऑप्शन दिए थे और बड़ी आसानी से जो है बच्चे इस क्वेश्चन को, इस आंसर को टिक करके आए और हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो गया। ठीक है, तो यूनिट हमेशा याद रखनी है कि यूनिट क्या है, मीटर दिए किलोमीटर। मैं यहाँ पर इसको और बदल सकता हूं, अगर तुम अभी भी इसको नहीं समझे तो क्या करेंगे बेटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर में
1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? पक्का 100 तो नहीं होते? ठीक है, चलो ये कितना है बेटा? 1600 किलोमीटर। इसको मैं क्या कर दूं? सही है या गलत है? सही है ना? कितना हो गया? 16 लाख हो गया। 16 लाख मीटर हुआ। तो आपको एग्जामिनर अगर मीटर में देना चाहेगा तो मीटर में इस तरह से भी दे सकता है। मान लो आपको दे दे 1600 मीटर, 16,000 मीटर, ठीक है, 1,60,000 मीटर या फिर 16 लाख मीटर, तो आपका आंसर क्या होगा? 16 लाख मीटर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। समझ में आई बात? तब ये नहीं सोचना सर 1600 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया सर। हाँ तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तुम पतंग उड़ाते होगे? पतंग उड़ाते हो ना? वो जो डोर लेके आते हो कितने किलोमीटर की होती है? हाँ चक्री लेके आते हो ना, वो जिसमें लपेटते हो, वो कितने किलोमीटर की आती है? सुन लो, जो सबसे बड़ी जो होती है ना, बड़ी वाली जो आती है, वो भी लगभग 800 मीटर 700 मीटर होती है, वो भी 1 किलोमीटर नहीं होती। ठीक है, और उससे पतंग उड़ाते हो तो वो इतनी बड़ी पतंग भी इतनी सी हो जाती है और सोचते हो अरे आसमान में पहुंच गई, है ना? आसमान में नहीं पहुंची है, वो 1600 किलोमीटर तक है, तुम 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंचे हो, है ना? तो वो बहुत ऊपर की बात है ना? तो बचपन में ये सोचते थे जैसे पतंग दूर गई हो, आसमान में जा रही है पतंग, अब तो और कट गई, उसके बाद नीचे नहीं आती, सोचते ये तो भगवान के पास चली गई है। ऐसा नहीं है। चलो दूसरी बात करें बेटा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, सपोज करो, हाँ सोचो कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर वायुमंडल नहीं होता, तो क्या धरती पर जीवन संभव था? नहीं था। पहला कारण कि हमारे पास गैसेस नहीं होती। दूसरा कारण क्या होता कि हमारा जो वायुमंडल है बेटा, वो क्या करता है? हमें बचाकर रखता है सूर्य की किरणों से, जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे बचाकर रखता है। ओजोन की वजह से आगे बात करेंगे, तो उससे भी नहीं बच पाते। तीसरा, अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता तो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे अर्थ का जो तापमान है वो वायुमंडल के अभाव में, ठीक है, वायुमंडल के अभाव में लगभग इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता? -30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता बेटा? -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ओले पड़े थे तब ठंड लगी थी? ओले पड़े तब ठंड नहीं लगी? कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, तुम भी जाके आना। अभी मैं गया था हिमाचल, जो वहां पर बर्फ थी, ठीक है, एक जनरल एग्जाम्पल भी अपन लेकर चले, वहां बर्फ थी, बर्फ गिर रही थी और कई जगह वो बहुत सारी इकट्ठी भी थी, तो वहां पर टेम्परेचर माइनस में था उस टाइम, है ना? माइनस में अपन कह सकते हैं -2 -3 के आसपास होगा। उस जगह पर भी रहना मुश्किल हो गया था। तो -30 का आप सोच के देखो, कोई रह सकता है क्या? नहीं। और अगर रह भी गया तो कितने दिन रहेगा? और चलो वो तो रह लेगा, पेड़ पौधे खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वो पेड़ पौधे कितने दिनों तक -30 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसीलिए यहां पर धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ये जो वायुमंडल है उसके अंदर भार है। क्या है बेटा? उसके अंदर भार है, मतलब उसका वजन है। सिलेंडर लेके आते हो गैस, कितने किलो का आता? अरे सिलेंडर का वेट कितना होता है? लगभग जो है वो 28 से 30 किलो के आसपास होता है, क्योंकि उसमें 14 किलो तो क्या आती है? गैस आती है। बाकी सिलेंडर का भी तो वजन है ना, ठीक है? तो लगभग 12 से 15 हमारा जो किलोग्राम है उसके आसपास उसका वजन होता है। तो हम कहते हैं 25 से 30 किलो के बीच में एक सिलेंडर का वेट होता है, ठीक है? अब वहां पर भी 14 किलो तो गैस भरी हुई है, तो हमारे यहाँ पे तो 1600 किलोमीटर तक गैसें हैं, तो उसका वजन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है? तो यही चीज हमें याद रखनी है कि हमारा जो वायुमंडल है बेटा, उसके अंदर क्या है? वजन है, ठीक है? तो अगर हम बात करें वायुमंडल का जो टोटल वजन है,
वो वजन कितना है, तो हम कहेंगे बेटा लगभग कितना है 56 इंटू 10⁻40 टन। ठीक है, 56 इंटू 10⁻14 तक। 10⁻14 का मतलब क्या है, 14 बार जीरो लगाओ। ठीक है, 14 बार जीरो लगाओ और उसके आगे 56 लिख दो, इधर की तरफ है, उधर उस तरफ नहीं, इधर की तरफ जो है 56 लिख के 14 बार जीरो लगाओ और फिर उसको गिन लो, इतने टन। ठीक है, उसमें भी टन लिखा हुआ है, किलोग्राम में करना हो तो 14 की जगह 17 आ जाएगा। ठीक है, इतने टन जो है वो हमारे इस पूरे वायुमंडल का वेट है। अब सोच के देखो अपने ऊपर कितना वेट है कि नहीं, हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़, झेल रहे हो नहीं झेल रहे तुम, इतना सब कुछ कर रहे हो ना। ठीक है, दूसरी बात करें कि ये जो वायुमंडल है इसका ये जो वेट है, जिसका भी वेट होता है उसका एक आयतन होता है, वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी भी होगी, होगी नहीं होगी, होगी ना। जैसे पत्थर की बात कर लो तो पत्थर का वजन है, उसका वॉल्यूम भी है, उसकी डेंसिटी है। पानी है, पानी का वजन है तो उसकी डेंसिटी भी है, उसका वॉल्यूम भी है। तो जिसका भी वेट हो गया उसका वॉल्यूम और डेंसिटी जरूर होगी। ठीक है, अब हमारा जो वायुमंडल है बेटा, अगर इसके पूरे वजन की बात करें, ठीक है, तो इतना वजन है, लेकिन इसका जो 99% है कितना बेटा, वो 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितनी ऊंचाई तक, 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही खत्म हो जाता है। मतलब अगर इतना वजन है तो इसका 99% जो है वो लगभग धरती से 40 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तब तक ही है, उसके बाद जो है वो कोई भी इतना ज्यादा वजन नहीं है उसके अंदर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसके अंदर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, आपको जो बड़े एग्जाम से उसमें भी पूछा जा सकता है, आपके लेवल पर भी बनता है कि 99% वेट जो है एटमॉस्फेयर का वो कितनी ऊंचाई तक मिलता है, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाते जाते एक बात बताओ, जो भी वहां पर दबाव है वो बढ़ेगा या कम होगा, सोच के देखो। ईंटें उठाई है तुमने कभी, ईंट उठाई है, आप क्या करते हो कि मेरे को 5 ईंटें एक साथ लेके जानी है, तो क्या करोगे, 5 ईंटें एक साथ रखी, सबसे नीचे वाली ईंट को उठाते हो, ले जाते हो, उसमें तकलीफ होती नहीं होती। ठीक है, 5 ईंटें उठा रहे। अगर मैं कहूं कि एक एक ईंट उठा के ले जाओ, आप ऊपर से उठाओगे तो नहीं, नीचे से ईंट खिसका के फिर ले जाओ, सबसे ऊपर से ईंट उठाई ले गए, क्या वजन लगा, नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है। एटमॉस्फेयर जब इतना भारी है नीचे से ऊपर तक, तो इसका वजन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, नीचे या ऊपर, नीचे होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका जो वजन है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो 40 किलोमीटर तक तो ज्यादा होता गया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका जो मैक्सिमम मास है, या हम कहें इसका वायुमंडल का सर्वाधिक वजन है, वो कहां पर होगा, तो हम कहेंगे सबसे निचली परत में। कहां पर होगा बेटा, निचली परत जो है उसके अंदर होगा। और सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल हो, कौन सी होगी बेटा, क्षोभ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हमारा ये जो वायुमंडल है बेटा, इसके अंदर कोई टेस्ट है क्या, टेस्ट करो, टेस्ट है क्या वायुमंडल में, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है बेटा, टेस्टलेस है। दूसरी बात करें, क्या इसमें कोई गंध है क्या, नहीं है। ठीक है, ऑर्डरलेस है, जो आती है वो हमारे पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, बाकी नहीं। क्या कोई कलर है क्या, नहीं है, जब तक चश्मा नहीं लगाए तब तक कोई कलर नहीं। ठीक है, जैसा चश्मा लगा दो वैसा कलर हो जाएगा, है ना, तो कोई कलर भी नहीं है। तो ये बिल्कुल किसकी तरह बेटा, पानी की तरह। किसकी तरह, पानी की तरह। पानी की भी कोई टेस्ट नहीं होता, उसकी भी कोई गंध नहीं होती है और उसका भी कोई कलर नहीं होता। ठीक है, उसी तरह सेम हमारा जो है एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है,
खास बात जो है बेटा वो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि हमारे मौसम के जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी किसमें होते हैं, वायुमंडल में। किसके अंदर होते हैं, वायुमंडल में। ठीक है, और वायुमंडल में भी सबसे निचली जो हमारी परत है उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ये तो हो गया सतह के ऊपर वाली बात। क्या सतह के नीचे भी कोई परिवर्तन हो गया क्या इसकी वजह से? सोच के देखो एक बार, परिवर्तन कोई चेंज होगा नहीं होगा सॉइल के नीचे? होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर से, हो रहा है नहीं हो रहा? दूसरा, अगर आप तापमान की बात करो, ये पेन है, अगर मैं इसको यहां से गर्म करूं तो थोड़ी देर बाद मुझे हीट यहां पर फील होगी नहीं होगी? होगी ना। चम्मच, सब्जी बनाई है कभी, चाय बनाई है, तो चम्मच वो चाय में तो आगे डूबा हुआ, तुम्हारे हाथ में क्यों गर्मी लगती है फिर? क्योंकि कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है, मतलब गर्मी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर सूर्य की किरणें सतह पर गिर रही है तो क्या नीचे हीट नहीं जाएगी? क्या जाएगी। तो इसीलिए याद रखना, जितने भी हमारे मौसम के परिवर्तन है, कौन से बेटा? मौसम के परिवर्तन है, उसका जो प्रभाव है, ठीक है, वो कहां पर दिखाई देता है? लास्ट 80 सेंटीमीटर की गहराई तक। ठीक है, हमारी जो जमीन है इससे नीचे 80 सेंटीमीटर की गहराई तक उसका परिवर्तन फील होता है। ठीक है, यही कारण है कि सर्दियों में मोटर का पानी गर्म आता है और गर्मियों में ठंडा आता है, नहीं आता, उसका तापमान वही रहता है, बाहर तापमान चेंज होता है। समझ में आई बात? आपकी मोटर जो है उसका बोर करते हो ना, उसके लिए तो बोरिंग करते हो, कितनी गहरी करते हो? कई कई जगह 30 मीटर, कई जगह 100 मीटर, कई जगह 300 मीटर, डिपेंड ऑन द वाटर टेबल। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या वो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है? क्या ज्यादा है? तो वहां पर जो पानी है उस पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, वो उसी टेम्परेचर पर रहता है पूरे साल भर। बाहर का टेम्परेचर अगर कम है तो वो आपको पानी गर्म फील होगा, और अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको ठंडा फील होता है। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा ये जो टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है या हमारे मौसम का जो चेंज हो रहा है वो कितनी गहराई तक होता है? 80 सेंटीमीटर तक होता है, उसके अलावा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? चलिए लिख ले इसको। लिख लिया? जल्दी लिख लो। हाँ बेटा, कुछ नहीं। चलो लिखा? हाँ बेटा, ये वाली, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बात करी है कि मौसम का परिवर्तन, ठीक है, तो मौसम का परिवर्तन कहाँ हो रहा है? हमने कहा कि धरातल से ऊपर हो रहा है। यही बात, बादल भी ऊपर बन रहे हैं, बारिश भी ऊपर से, सूरज की रोशनी भी ऊपर से है। ठीक है, वायु के अंदर आर्द्रता है तो वो भी ऊपर ही तो है। लेकिन जब अपन बात करते हैं कि ये जितना भी परिवर्तन है, इस परिवर्तन का प्रभाव कहां तक पड़ता है, इसका इफेक्ट कहां तक दिखेगा, तो अपन कहेंगे वायुमंडल में तो दिखेगा ही दिखेगा, है ना। लेकिन क्या सॉइल के नीचे भी दिखेगा क्या? तो हम कहेंगे कि दिखेगा। कारण क्या है कि तापमान है वो कंडक्शन के थ्रू जो है वो चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, एक जगह से आप हीट करोगे दूसरी जगह गर्मी फील होती है। कारण क्या है उसका? कि हीट ट्रांसफर हो रही है ना। तो वो हीट का जो ट्रांसफर है वो कितनी गहराई तक हो सकता है? तो वो 80 सेंटीमीटर तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसका ये मतलब कि अगर बाहर बहुत धूप पड़ रही है तो आप अगर चाहो कि नहीं मुझे थोड़ी ठंडक चाहिए, ठीक है, तो आप जमीन को खोदना स्टार्ट करो। आप लास्ट कह रहे हैं इससे कम भी हो सकता है, बट लास्ट 80 सेंटीमीटर तक पहुंचोगे तब तक है वो गर्मी आपको थोड़ी थोड़ी फील होगी। उसके बाद वो जो जगह होगी वो ठंडी होगी।
ठीक है। इसीलिए देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जो कुत्ते होते हैं वो जमीन को खोद कर और उसके बाद सोते हैं, देखा है कभी? कारण क्या है उसका? उनको भी पता है एटमॉस्फेयर का जो चेंज है वो इतने डिग्री तक ही है, इतने सेंटीमीटर तक ही है, वो तुमसे ज्यादा जानते हैं अभी। समझ में आ गया अब तो? ओके चलिए चलो सुन लो। नेक्स्ट हम बात करें बेटा वायुमंडल बना किससे है? तो हम कहते हैं कि वायुमंडल बना किससे बेटा? वायु से, एयर से बना, गैस से बना है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पहली चीज हम यहां पर बात कर ले बेटा कि हमारा वायुमंडल जो है वो कितने घटकों से बना हुआ है। किसकी बात करें बेटा हम यहाँ? वायुमंडल के घटक की बात कर रहे हैं कि वायुमंडल बना कैसे, ठीक है। तो वायुमंडल जो है वो मुख्य रूप से 3 चीजों से बना है। कितनी चीजों से? 3 चीजों से। पहली जो चीज है वो हम कहते हैं कौन सी है बेटा? गैस है। कौन सी है बेटा? गैस, ठीक है। तो जितनी भी आपकी गैसेज हैं चाहे वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जीनोन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी गैस है, ठीक है, ये सभी गैसेज जो है वो मिलाकर हमारा फर्स्ट पार्ट बनता है गैस वाला। इसके अंदर आप लिख सकते हो नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी आ जाएगी, आगे देखेंगे उनको। दूसरा इसके अलावा क्या है? तो अब कहेंगे कि सर बादल बनते हैं, तो वो कहाँ है? ऊपर ही तो बन रहे हैं। बादल कैसे बने? तो हमने कहा सर जितने भी हमारा जल है, पानी है, वो सूर्य की रोशनी पड़ने से गर्म होने की वजह से ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद बादल बन जाते हैं। यही बात है, ठीक है। तो ऊपर उठ रहा है किस रूप में? तो हम कहेंगे वाष्प रूप में, वेपर फॉर्म में जा रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है बेटा वो क्या है? वाष्प है। क्या है बेटा? वाष्प। और वाष्प भी कौन सी? जल वाष्प। तो हम कहेंगे वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। सर्दियों के टाइम पे आप देखते होंगे स्किन रूखी रूखी हो जाती है, ठीक है। आप अगर पेन से ऐसे खुरच दो तो यहाँ पर व्हाइट निशान बन जाएगा पूरा, है ना। ऐसा गर्मियों में करके देखो, नहीं बनेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि गर्मियों के समय पर आपकी जो एयर है उसके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर होता है। क्या होता है? लेकिन सर्दियों के समय पर वो मॉइस्चर गायब नहीं होता, कम हो जाता है, गायब हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो गर्मियों के समय पर मॉइस्चर रहता है, इस वजह से हमारी स्किन पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन सर्दियों के समय पर हम कोल्ड क्रीम लगाते हैं, कभी क्या लगाते हैं, वेस्लिन लगा रहे। क्यों लगा रहे बेटा? ताकि नमी बनी रहे। समझ में आई बात? तो नमी किस समय पर कम रहती है? आपके लिए क्वेश्चन, नमी कब कम रहती है, गर्मियों में या सर्दियों में? सर्दियों में। अभी तो एग्जाम्पल दिया मैंने, दिया कि नहीं दिया एग्जाम्पल? फिर वापस गर्मियों में पहुंच गए। अरे गर्मियों में अभी थोड़ी देर लिख रहे हो, हाथ में पसीना आने लगा, नहीं लगा, है ना। तो मॉइस्चर कहां पर ज्यादा है, गर्मियों में सर्दियों में? गर्मियों में ही तो हुआ। बारिश कब होती है, गर्मियों में सर्दियों में? गर्मी में ही होती है ना, जून जुलाई में। तो नमी ज्यादा कब हुई? गर्मी में हुई। समझ में आ गई बात? क्या चलो, तेरे गांव में होता होगा कि यहाँ रबी के अंदर या सर्दियों में ज्यादा नमी होती होगी, ऐसा? अच्छा ऐसा, डर्मीकुल कहाँ है? लो चलो आगे चले। तो ये क्या है? जल वाष्प। लेकिन एक बात बताओ, जल वाष्प की अभी हम कहानी की बात कर रहे थे, तो कभी तो ज्यादा है, कभी कम है। क्या नाइट्रोजन चेंज होती है क्या एटमॉस्फेयर में? हमने बात कर ली 78% है, तो 78%। लेकिन जल वाष्प गर्मियों में तो ज्यादा हो गया, सर्दियों में क्या हो गया? कम हो गया। तो इसके लिए याद रखना कि जल वाष्प जो है बेटा वो क्या है? सर्वाधिक परिवर्तनशील है। कैसा है बेटा? तो आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील घटक कौन सा है, ठीक है, वो कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा चेंज होता है, तो आप ऑक्सीजन मत करके आना। क्या आंसर है उसका? वाटर वेपर।
ठीक है, या जल वाष्प जो है वो सबसे ज्यादा चेंज होता है। दूसरी बात करें कि वाटर वेपर जो है ये कितना है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर ये लगभग 0% से लेकर 4% तक हो सकता है। जब बिल्कुल कम मॉइस्चर होगा तो 0% भी पहुंच जाएगा कई बार कई जगह, और जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो कई बार 4% तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, पूरे वायुमंडल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एवरेज आपसे पूछ लिया जाए तो एवरेज कितना है बेटा, ये 0.4%। कितना एवरेज है? 0.4% एवरेज हमारे पास क्या है, वाटर वेपर है हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में। मतलब लगभग इतना परसेंट हमारा जो वाटर वेपर है ये तो हमेशा प्रेजेंट रहता है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, दोनों याद रखना। सबसे ज्यादा चेंज होने वाला कौन है? जलवाष्प। और कितना हो सकता है? 0 से लेकर 4%। दूसरी बात करें बेटा, तीसरा हमारे पास जो है वो क्या होते हैं? धूल कण होते हैं। कौन से कण होते हैं बेटा? डस्ट पार्टिकल या धूल कण। हाँ, बहुत धूल हो रही है ना, तो अपन ने पढ़ ली धूल। तो कहां पढ़ी बेटा? याद करो, मृदा क्षरण, याद आया? सॉइल इरोजन, उसके अंदर अपन ने वायु क्षरण की बात करी थी, विंड इरोजन की। उसके अंदर हमने 3 प्रकार लिखे थे, कौन कौन से? ओके, एक तो था सतह सर्पण, जिसके अंदर क्या होगा, सर्प की तरह रैंक कर चलेंगे तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉइल की सरफेस पर गिरते गिरते चलते रहते हैं, रेंगते हुए। दूसरा हमने देखा था कौन सा? उच्छलन, जिसमें थोड़े हल्के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उछल उछल कर चलते रहते हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा था? निलंबन या सस्पेंशन, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और फिर उसके बाद कई किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। यही देखा था हमने, यही समझा था। तो ये जो हमारे धूल कण है बेटा, ये धूल कण किसकी वजह से है? निलंबन की वजह से। किसकी वजह से? निलंबन की वजह से, या हम कहें सस्पेंशन जो हो रहा था उसकी वजह से हो रहा था। ठीक है, अब ये सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनकी साइज कितनी होती है? तो अब कहेंगे सर हम बात कर चुके हैं, कितनी होती है बेटा? 0.05 से, ये 0.05 क्या होगा? mm होगा, सेंटीमीटर होगा? mm। ठीक है, हमने बात करी थी वहां पर, अगर 5 मिलीमीटर है, उससे ज्यादा है तो क्या होगा? सतह सर्पण। अगर 0.1 तक है तो क्या होगा? उच्छलन। और अगर 0.05 से कम है तो क्या होगा? निलंबन। ठीक है, तो 0.05 mm जो है, इससे कम होगा तो हम क्या कहेंगे? निलंबन होगा। और वो पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? हवा में। इनका काम क्या होता है ये याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा? बादलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण? बादलों का निर्माण होगा। जो आपके क्लाउड्स हैं वो इसकी वजह से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि धूल कण क्या होते हैं? कोलॉइड्स होते हैं, आपको पता हो तो। 0.02 साइज से कम होते हैं, उसको आप कोलॉइड कहते हो, पढ़ा आपने। ठीक है, इनकी साइज कितनी है? 0.0, तो कम है 0.02 से या ज्यादा है? 0.02 0.05 से कम है, ज्यादा है? कम है। ठीक है, ये ज्यादा है। तो हमारे ये पार्टिकल्स भी कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे ना। ठीक है, तो ये हमारी कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और कोलॉइड्स का काम क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बनाना। याद आएगा? डबल मेम्ब्रेन पढ़ी है क्या? एक प्लस की बनती है, उसके चारों तरफ माइनस की बन जाती है। पढ़ा नहीं पढ़ा? तुम पता नहीं कहाँ रहते हो, इतने अच्छे सर पढ़ा के गए तुम्हें, अभी भी आ गए क्या सर वापस? महेश सर, ठीक है। तो कॉलॉइड्स की सरफेस होती है बेटा, इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा?
पॉजिटिव को, तो यहाँ पर दूसरी एक जो है वो लेयर जो बनती है बेटा, वो किसकी बन जाती है? पॉजिटिव चार्ज की। तो एक बात बताओ, कितनी परतें बन गई यहाँ पर? दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डबल मेम्ब्रेन हो गई। तो कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टी होती है डबल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो चीज है वो कॉलॉइड्स की है। तो यहां पर भी क्या होता है बेटा, हमारे ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल के कण है, ये इस तरह से क्या करते हैं, सारे एटम्स को या सारे आसपास के आयन को अट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको एक दूसरे के साथ बांध देते हैं, और इसी की वजह से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? वरना बादलों में सारा पानी एक साथ आया कैसे? ठीक है, अब समझ में आ गया किसकी वजह से हुआ? ठीक है, हमारे धूल कण जो है उनकी वजह से होता है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखें। हाँ